हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रितु चौधरी और मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ करंट अफेयर्स की क्लास। ये क्लास आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी आपका करंट अफेयर पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। हाल ही में पुरातत्वविदों ने कुषाण कालीन सिक्के और सजावटी पत्थर यूनेस्को सूचीबद्ध के किस स्थल के पास खोजे हैं। यानी कि ये जो स्थल हैं ये यूनेस्को के अंदर आते हैं, यूनेस्को साइट के अंदर आते हैं। इनमें से किस जगह पर जो कुषाण कालीन के सिक्के हैं और जो सजावटी पत्थर हैं वो किस जगह पर यहाँ खोजे गए हैं पुरातत्वविदों के द्वारा। मोहनजोदड़ो, तक्षशिला, हड़प्पा या फिर नालंदा। तो ये जो सिक्के और सजावटी पत्थर खोजे गए हैं वो खोजे गए हैं तक्षशिला में। तक्षशिला कहाँ है? आपका पाकिस्तान के अंदर। ये कुछ इससे संबंधित है आपकी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। पाकिस्तानी पुरातत्वविदों ने तक्षशिला के पास यूनेस्को सूचीबद्ध भीर टीला में, कहाँ? भीर टीला में दुर्लभ सिक्के और सजावटी पत्थर खोजे हैं। स्थान कहाँ है? भीर टीला, तक्षशिला के पास, पाकिस्तान में है। पत्थरों की क्या अवधि है? तो पत्थरों की जो अवधि है वो 6वीं सदी ईसा पूर्व है और जो सिक्कों की अवधि है वो है आपकी 2वीं सदी ईसवी, यानी कुषाण काल के सिक्के हैं। इन सिक्कों पर जो चित्र अंकित हैं, जो चित्र दिखाई दे रहे हैं वो कौन से हैं? तो एक है आपका, ये है आपका सम्राट वासुदेव का चित्र और ये है एक महिला देवी का। ये जो चित्र हैं वो इन सिक्कों पर यहाँ पर दर्शाए हुए हैं। खोज, ये हैं आपके दुर्लभ सिक्के जो खोजे गए हैं और ये हैं वो पत्थर जो सजावटी पत्थर यहाँ पर मिले हैं। क्या महत्व है इनका? तो ये धार्मिक विविधता को दर्शाते हैं। कौन? ये सिक्के और ये पत्थर। साथ ही जो लाजवर्द पत्थर हैं ये दूर दराज व्यापार का संकेत भी इन पत्थरों के द्वारा यहाँ मिलता है। भीर टीला की क्या विशेषता है? तो ये प्राचीन तक्षशिला शहर का एक हिस्सा है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है ये भीर टीला। ये है इससे रिलेटेड आपकी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आगे है सेकंड क्वेश्चन। HPCL ने दुनिया की पहली और सबसे बड़ी लिक्विड कन्वर्जन मैक्सिमम यानी LC मैक्स शॉर्ट में रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी किस स्थान पर शुरू की है? HPCL जो है आपकी HP यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम के द्वारा एक लिक्विड कन्वर्जन मैक्सिमम रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी की शुरुआत की गई है। तो ये किस राज्य में शुरू की गई है? मुंबई महाराष्ट्र में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में या फिर कोच्चि केरल में। तो ये जो रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी की शुरुआत की गई है वो शुरू की गई है आपकी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ शुरू किया गया है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसे शुरू किया गया है। अब ये है क्या, क्या काम करेगी? ये जो LC मैक्स रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी है ये काम क्या करेगी? तो ये क्या है? ये एक आधुनिक रिफाइनरी तकनीक है। क्या है ये? एक आधुनिक रिफाइनरी तकनीक है। क्या? LC मैक्स रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी क्या काम करेगी? तो इसका जो यूज होगा इस तकनीक का वो ये यूज होगा कि जो आपका कच्चा तेल होता है, जो क्रूड ऑयल होता है, उसे रिफाइन करेगी। जो क्रूड ऑयल होता है जब उसे रिफाइन किया जाता है रिफाइनरी में, तो जो नीचे बचता है, नीचे एक गाढ़ा तरल पदार्थ बचता है। जो गाढ़ा तरल पदार्थ नीचे बच जाता है उसी तरल पदार्थ को क्या करेगा? इस रिफाइनिंग फैसिलिटी के थ्रू उसे पेट्रोल में, डीजल में, जेट ईंधन जैसे उत्पादों में बदलने का काम जो है वो LC मैक्स तकनीक के द्वारा किया जाएगा। यानी लिक्विड कन्वर्जन मैक्सिमम जो टेक्निक है, जो तकनीक है, इसके द्वारा जो आपका अवशिष्ट बचते हैं, जो गाढ़ा तेल जो नीचे बच जाता है क्रूड ऑयल रिफाइन होने के बाद, उसे महंगे उत्पादों में बदलने का काम इसके द्वारा किया जाएगा। ये है आपकी ये सिस्टम जो इसके द्वारा शुरू किया गया है। और किस प्रक्रिया पर ये आधारित है? तो ये जो LC कन्वर्जन मैक्सिमम जो तकनीक है ये आपकी हाइड्रोजन पर आधारित है, यानी रेसिड्यू हाइड्रो एक्टिंग तकनीक पर ये आधारित है।
ये थी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्या है ये और कैसे काम करेगी। इस तकनीक का, हाइड्रोजन आधारित तकनीक का यूज करके ही ये इसे क्या करेगी, अलग करेगी। आगे है इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कहाँ है ये, तो विशाखापट्टनम रिफाइनरी है आंध्र प्रदेश में, वहां पर इसे शुरू किया गया है। कितने की लागत आई है इसमें, तो 31,407 करोड़ की लागत से इसे शुरू किया गया है। किस परियोजना के तहत शुरू किया गया है, तो विशाख रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना VRMP परियोजना के तहत इसे शुरू किया गया है। रिफाइनरी की कितनी क्षमता है, तो 8.33 MMTPA से बढ़कर 15 MMTPA जो इसकी क्षमता है वो अब हो गई है। MMTPA क्या है, तो MMTP का मतलब है मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष, ये है इसका मतलब। रेसिड्यू हाइड्रोक्रैकिंग यूनिट क्षमता इसकी कितनी है, तो 3.55 MTPA यानी मिलियन टन प्रति वर्ष, वो MMTPA है और ये है MTPA, ठीक है। इस परियोजना के क्या मुख्य लाभ होंगे, तो कम मूल्य के रेसिड्यू की को उच्च मूल्य वाले में बदला जाएगा, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और आयात पर निर्भरता को कम करना, यानी कि जो बाहर से जो पेट्रोल डीजल जो ये आयात किए जा रहे हैं, इन पर जो है वो आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी। रिफाइनरी की दक्षता को बढ़ाना, ये इसके कुछ मुख्य लाभ हैं। आगे है प्रवासी भारतीय दिवस PBD हर साल किस दिन मनाया जाता है, 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी या फिर 11 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस है क्या, जिसे आप NRI शॉर्ट में कह देते हैं, यानी कि जो हमारे भारतीय लोग बाहर जाकर रह रहे हैं, बाहर विदेशों में रह रहे हैं, जिन्हें आप नॉन रेजिडेंट इंडियन भी कहते हैं या जिसे आप NRI भी कहते हैं। क्या कहते हैं, NRI या नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो ये दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को इस दिन को मनाया जाता है। अब ये दिन 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, तो 9 जनवरी 1915 में जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका से लौटकर वापस भारत आए थे, तो उनकी वापस आने की स्मृति की को याद रखने के लिए ये जो दिवस है वो 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये जो दिवस है इसे स्टार्ट कब किया गया था, इसे शुरू कब किया गया था, स्टार्ट यानी इसे शुरू कब किया गया था, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 2023 से। कब शुरू किया गया था इसे, 2003 में। कब शुरू किया गया था, 2003 में, 23 नहीं 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी प्रवासी भारतीय दिवस की। क्यों मनाया जाता है ये मैंने आपको बता दिया, और किस उद्देश्य के लिए इसे मनाया जाता है, तो जो हमारे भारतीय प्रवासी हैं, यानी कि जो हमारे NRI लोग हैं जो भारत से बाहर रहते हैं, तो वो जो योगदान हमारे देश में देते हैं उसको सम्मान देने के लिए और साथ ही उनके संबंध जो हैं भारत के साथ मजबूत रखने के लिए इस दिवस को यहाँ मनाया जाता है। ये रही कुछ मुख्य जानकारी। हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, 2003 से इसे मनाया जा रहा है। भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को सम्मानित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। भारत और प्रवासी भारतीयों के बीच संबंधों को मजबूत बनाना इस दिवस का जो है वो मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, वो जो योगदान दे रहे हैं हमारे देश में उसे सम्मानित करना और साथ ही भारत और जो प्रवासी भारतीय हैं उनके बीच का जो संबंध है उसे मजबूत करना। ये जो दो हैं ये इस दिवस के मुख्य उद्देश्य हैं। क्यों मनाया जाता है ये मैंने आपको बता दिया। जो महात्मा गांधी हैं वो वापस लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, इसलिए ये मनाया जाता है। भारत में डिजिटल क्रिएटर्स को सशक्त बनाने के लिए क्रिएटर्स कॉर्नर प्लेटफॉर्म किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है। जो भारत में आजकल सबसे ज़्यादा
दिख रहा है क्या, डिजिटल क्रिएटर्स। तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। क्या बनाया गया है, क्रिएटर कॉर्नर्स प्लेटफॉर्म। तो ये किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रेस सूचना ब्यूरो, नीति आयोग या फिर प्रसार भारती। इसमें से किसके द्वारा इसे शुरू किया गया है, तो ये जो प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है ये शुरू किया गया है आपका प्रसार भारती के द्वारा। किस संस्था ने शुरू किया है, तो प्रसार भारती संस्था के द्वारा इसे शुरू किया गया है क्या ये, प्रसार भारती ने लॉन्च किया क्रिएटर्स कॉर्नर प्लेटफॉर्म। कहाँ लॉन्च किया है, तो डीडी न्यूज़ पर इसे लॉन्च किया गया है। क्या है क्रिएटर कॉर्नर, जो डिजिटल क्रिएटर्स को प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच है। जो डिजिटल क्रिएटर्स हैं, आजकल आप यूट्यूब पे इतने लोगों को देख रहे हो, इंस्टाग्राम पर इतने लोगों को देख रहे हो जो क्या कर रहे हैं, कंटेंट बनाते हैं अलग अलग तरीके का। ऐसे ही लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच दिया गया है ऐसे लोगों को। क्या उद्देश्य है, गुणवत्तापूर्ण कंटेंट निर्माण को बढ़ावा देना, यानी कि जो कंटेंट अच्छा है, जो यूजफुल है, जिससे कुछ सीखने के लिए मिलता है, जो कुछ चीजों को जनरेट कर रहा है, ऐसा जो कंटेंट है उसे बढ़ावा देने के लिए, ऐसा ही कंटेंट बनाने के लिए, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है, जो डिजिटल जो फाइनेंस है उसे भी बढ़ावा देने का उद्देश्य है इसे शुरू करना। प्रसारण विवरण डीडी न्यूज़ पर होगा। ये डेली कहाँ आएगा, डीडी न्यूज़ पर होगा, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। तो आप भी इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, भाषिणी समुदाय का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या फिर संस्कृति मंत्रालय। भाषिणी समुदाय जो है इसका आयोजन इसमें से किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है क्या ये बिल्डिंग अ लैंग्वेज इंक्लूसिव भारत। इसका जो मुख्य काम है वो ये है कि पूरे भारत में क्या करना, जो अलग अलग भाषाएं हैं उन्हें पूरे भारत में कोई भी अगर चीज़ है तो हर भाषा में उस चीज़ को उपलब्ध कराना। हम मेनली इसका उद्देश्य ये कह सकते हैं कि देश में जो भाषा की बाधा होती है, भाषाओं की जो दिक्कत होती है उसे ख़त्म करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और साथ ही जो डिजिटल सेवाएं होती हैं, यानी कि जो ऑनलाइन सेवाएं होती हैं, ऑनलाइन जो सर्विसेज होती हैं, उन सर्विसेज को सभी भाषाओं में उपलब्ध कराना, सभी भाषाओं में आसान बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है भाषिणी समुदाय का। तो इसे किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसे यहाँ शुरू किया गया है। आगे है इससे रिलेटेड जानकारी, आयोजनकर्ता कौन है, किसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, भारत सरकार, नई दिल्ली। क्या उद्देश्य है, तो भाषा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को मजबूत करना, यानी कि जो डिजिटल सेवाएं हैं उन्हें सभी भाषा में आसान बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। मुख्य भूमिका भारतीय भाषाओं में एआई टूल्स, डेटा और सेवाओं के विकास और विस्तार में सहयोग करना, ये इसकी मुख्य यहाँ भूमिका है। और ये कुछ इसकी यहाँ विशेषता दी गई हैं, इन्हें भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, हाल ही में खबरों में रहा डानिल्स जल डमरू मध्य, यानी कि डानिल्स क्या है, ये एक जल संधि है, किस देश में स्थित है, ग्रीस, बुल्गारिया, इटली या फिर तुर्की। इनमें से किस देश में ये स्थित है, तो ये कहाँ है, ये है आपका तुर्की में। कहाँ है ये, तुर्की के अंदर स्थित है। कहाँ है, तुर्की के अंदर है। ये रहा आपका यूरोप और यहाँ है तुर्की, और कहाँ है डानिल्स जल डमरू मध्य, तो ये यहाँ पर है। आगे इससे रिलेटेड कुछ जानकारी है, कहाँ है, तुर्की के उत्तर पश्चिम में स्थित है। क्या है ये डोनाल्डिल जल डमरू मध्य, यानी कि जल संधि है क्या, ये एक संकरा लेकिन महत्वपूर्ण जल मार्ग है, यानी कि ये एक बहुत पतला है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जल संधि है। ये किसे जोड़ता है, तो एजियन सागर को मारमरा सागर से जोड़ता है। यहाँ आपको दिख रहा है ये क्या है, एजियन सागर है,
और यहाँ क्या है, मारमरा सागर है। तो एजियन सागर को मारमरा सागर से ये जोड़ता है। यहाँ अच्छे से दिखेगा, यहाँ क्या है, एजियन सागर है, और यहाँ कौन सा सागर है, मारमरा सागर। यहाँ कौन सा है, मारमरा सागर है, जिन्हें ये आपस में जोड़ता है। कौन, डानिल्स जलडमरू संधि या जानिल जलडमरू मध्य, इन दोनों को ये जोड़ता है। और अलग किसे करता है, तो एशिया और यूरोप को ये अलग करता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये रहा यूरोप और ये रहा एशिया। तो एशिया और यूरोप को ये जो है दोनों को अलग करता है। विशेषताएं क्या है, इसकी जो लंबाई है वो लगभग 61 किलोमीटर है। चौड़ाई जो है वो सबसे संकरी जगह यानी कि सबसे पतली जगह है, लगभग 1.2 किलोमीटर है। वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में ये चर्चा का विषय क्यों बना है, तो हाल ही में एक टैंकर के इंजन फेल होने के कारण जो डार्डेनेल्स जलडमरू मध्य में जहाज़ों की जो आवाजाही है वो बंद हो गई थी, इसीलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका सन 2026 में आयोजित होने वाले दूसरे ग्लोबल बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी किस शहर को मिली है। जो दूसरा ग्लोबल बौद्ध सम्मेलन है, इसकी जो मेजबानी है वो कौन कर रहा है 2026 में, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई या फिर नई दिल्ली। तो इसकी जो मेजबानी कर रहा है वो कौन कर रहा है, नई दिल्ली। कौन कर रहा है, नई दिल्ली के द्वारा इसकी जो मेजबानी है वो की जा रही है। अब इसे मनाया क्यों जाता है, ये सम्मेलन शुरू क्यों किया गया, क्या उद्देश्य है इस सम्मेलन को शुरू करने का। अगर हम बात करें इसकी शुरुआत की कि जो सम्मेलन है ये कब शुरू हुआ था, तो अगर इसकी शुरुआत की हम बात करें तो इसे शुरू किया गया था 2023 में। कब शुरू किया गया था, 2023 में शुरुआत हुई थी। और इसका आयोजन कौन करता है, आयोजन करता है इसका IBC। इसका आयोजन कौन करता है, तो इसका जो आयोजन है वो IBC करती है। IBC यानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और भारत की संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन किया जाता है। किसके, भारत के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से, संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से इसका जो आयोजन है वो किया जाता है। किसके द्वारा, IBC के द्वारा, यानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ भारत के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन करता है। अब इसे इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, तो इस सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो वो ये है कि दुनिया भर में जितने भी बौद्ध गुरु हैं, जितने भी धर्म गुरु हैं, या जितने विद्वान हैं, जितने भी चिकित्सक हैं, उन्हें सबको एक मंच पर इकट्ठा करना, एक मंच पर लाना, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो जो मानवता है, जो हमारे समकालीन वैश्विक मुद्दे हैं, जो चुनौतियां हैं उनसे संबंधित, उनका समाधान खोज सकें। बौद्ध दर्शन के आधार पर उसका समाधान के लिए इस सम्मेलन को क्या किया है, इस सम्मेलन को शुरू किया गया है। इससे संबंधित कुछ जानकारी कब होता है, तो 24 से 25 जनवरी 2026 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो भारत मंडप नई दिल्ली में हुआ था। आयोजक कौन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, इन दोनों के सहयोग से इसका आयोजन होता है। सम्मेलन का विषय क्या है, तो सामूहिक बुद्धिमत्ता, एकजुट स्वर और आपसी सह अस्तित्व, ये इसका विषय है, ये इसका थीम है। तो ये आपको याद रखना है। आपसे पूछ सकता है कि जो ग्लोबल बौद्ध सम्मेलन 2026 है उसका मुख्य थीम क्या था, तो ये इसका मुख्य थीम है। बौद्ध धर्म के मूल्यों पर विशेष फोकस, इसका जो विशेष फोकस है वो किस पर है, बौद्ध धर्म के मूल्य पर, यानी करुणा, ज्ञान, सद्भाव और सह अस्तित्व, इन मूल्यों पर इसका जो है वो मेन फोकस है, विशेष फोकस है। लगभग 200 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दुनिया भर से इसमें यहाँ हिस्सा लिया था। कितने, कम से कम 200 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने इसमें यहाँ हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स।
2026 की मेजबानी किस शहर को मिली थी? जो 2026 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए हैं, उनकी मेजबानी किस शहर के द्वारा की गई? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था। और ये जो 2026 में हुआ है, ये कौन सा संस्करण है इसका? ये है आपका सिक्स्थ संस्करण है। इस बार इसका कौन सा संस्करण है? छठा संस्करण है। किस शहर के द्वारा की गई? लेह, शिमला, देहरादून या गंगटोक? तो इसकी जो मेजबानी की गई है वो की गई है लेह के द्वारा। किसके द्वारा? लेह के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। और 2026 में जो इसकी ओवरऑल चैंपियनशिप अपने नाम किया है, वो राज्य कौन सा है? तो वो है आपका हरियाणा। हरियाणा जो इसकी ओवरऑल चैंपियनशिप है वो अपने नाम की है। 1000 से अधिक एथलीट, कोच और तकनीकी अधिकारी ने इसमें भाग लिया। कब से कब तक हुई? तो 21 से 26 जनवरी तक लेह में हुआ था इसका आयोजन। एनडीएस स्टेडियम मुख्य जो स्थल है, कहाँ कहाँ हुआ है? एनडीएस स्टेडियम, आर्मी रिंक और जमे हुए गुमुख तालाब में। 472 एथलीट आइस स्पोर्ट्स में उतरे थे और फिगर स्केटिंग भी इस बार इसमें शामिल हुआ है। 1000 प्लस प्रतिभागी एथलीट, कोच और तकनीकी अधिकारियों ने इसमें भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे जनवरी 2026 में माओवादी मुक्त घोषित किया गया था, किस राज्य में स्थित है? माओवादी मुक्त आप तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो नक्सलीवादी होते हैं उनसे एक तरह से इसे मुक्त घोषित किया है। तो वो किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान या फिर केरल? तो कहाँ है ये सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो ये है आपके उड़ीसा में। कौन से राज्य में है? उड़ीसा राज्य के अंदर है। मोस्ट फ्री से घोषित किया है। कहाँ है? नुआपाड़ा जिला, उड़ीसा। उड़ीसा का एक जिला है नुआपाड़ा, वहां पर ये सेंचुरी स्थित है। घोषणा जनवरी 2026 में माओवादी मुक्त से घोषित कर दिया गया है। क्या लाभ है घोषित करने का? अब इसे जो मुक्त घोषित किया गया है उससे क्या लाभ है? तो वन्य जीव संरक्षण और निगरानी जो है वो इसमें बेहतर हुई है, यानी कि यहाँ जो जीव हैं उनका संरक्षण बेहतर कर सकते हैं अब, और जो निगरानी है उसे भी यहाँ बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो 70 से अधिक तेंदुए यहाँ पर मौजूद हैं। कैमरा ट्रैप डेटा, 90% कैमरा ट्रैप में तेंदुओं की तस्वीरें मिली हैं। ये विशेष जो चीज हुई है इसे मुक्त घोषित करने के बाद वो क्या हुई है? तो यहाँ मानववादी गतिविधियां घटने से पहली बार क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप लगाए जा सके हैं, यानी कि ये जो इन्हें माओवादी मुक्त घोषित करने के बाद यहाँ पूरे एरिए में कैमरा ट्रैप यहाँ लगाए जा सके हैं। ये इसकी मुख्य उपलब्धि है। नेक्स्ट है लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ बजट 2026-27 में भारत के खेल क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए शुरू की गई नई खेल पहल का क्या नाम है? जो संघ बजट रहा है 2026-27, उसमें भारत के खेल क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए, भारत का जो खेल क्षेत्र है उसे आगे बढ़ाने के लिए, भारत को खेल के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर आगे दिखाने के लिए एक पहल शुरू की गई है। उस पहल का नाम बताना है, क्या है? फिट इंडिया मिशन, खेलो इंडिया मिशन, इंडिया स्पोर्ट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर युवा शक्ति स्पोर्ट्स इनिशिएटिव। इसमें से कौन सी पहल है जो शुरू की गई है? तो वो पहल है आपकी खेलो इंडिया मिशन। इस पहल को शुरू किया गया है। संघ बजट 2026-27 में इस पहल को यहाँ शुरू किया गया है। यह है इसकी जानकारी। अगले 10 वर्षों में भारत के खेल क्षेत्र को बदलना इसका मुख्य लक्ष्य है। इस खेलो इंडिया मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है कि आने वाले 10 वर्षों में जो भारत है उसके खेल क्षेत्र को बदलने का इसका मुख्य लक्ष्य है। क्या है खेलो इंडिया मिशन? भारत के खेल क्षेत्र का समग्र विकास करने के लिए एक दीर्घकालिक मिशन है, यानी कि एक लंबा मिशन है जिसके तहत जो भारत का खेल क्षेत्र है उसका समग्र यानी कि उसका पूरे का अच्छी तरह से विकास किया जा सके। मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रतिभाओं की
खोज और विकास, यानी कि जिनमें टैलेंट है ऐसे टैलेंट की खोज करना और उस टैलेंट में सुधार करना, उस टैलेंट को और अच्छे से निखारना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। खेल अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, खेल अवसंरचना यानी कि जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना, और साथ ही जो खेल वस्तुएं हैं उनके निर्माण को बढ़ावा देना, यानी कि खेल से संबंधित जो भी वस्तुएं होती हैं उनका निर्माण को भी यहाँ बढ़ावा देना। ये इसके तीनों मुख्य उद्देश्य हैं इस मिशन को शुरू करने के। बजट प्रावधान कितना है, तो 500 करोड़ खेलो इंडिया मिशन के लिए आवंटित किया गया है और 1133 करोड़ खेल मंत्रालय का बजट इसके लिए यहाँ बढ़ाया गया है। ये है इसकी मुख्य चीजें जो मैंने आपको बता दी हैं। तो क्लास आपको कैसी लगी ये आप क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये है हमारा यूट्यूब चैनल, जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये जो क्लास हुई है इसका जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ मैंने आपको ये जो क्लास कराई है इसी की पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस क्लास की या जो भी बाकी क्लास होंगी उन सभी की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।